Hello everyone, welcome to this channel again. I am Mahima Mishra, your sociology educator. And यहाँ पे हम यूपीएससी का होल सोशोलॉजी सिलेबस कवर कर रहे हैं फ्री में. ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेके आ रही हूँ ताकि आपको एक एक कीवर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. ठीक है, अभी हमारे फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है, दैट इज एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. जिन्होंने भी ये कवर किया है सोशोलॉजी का कोई भी टॉपिक, उन्होंने इतने सब टॉपिक्स में नहीं बताया है, इतने शॉर्ट टॉपिक्स में नहीं बताया है. एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दी एंड थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया, नॉट इन डेप्थ. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन डेप्थ पढ़ने को मिलेगा. बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की. मैं थोड़ा सा बता दूँ इससे पहले का बैकग्राउंड. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने कौन कौन सी क्लासेस कवर कर दी हैं भाई, बताइए. डार्क एज कवर हो गया है. एनलाइटनमेंट रेनेसां, मॉडर्निटी आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी मॉडर्निटी पे. ठीक है, तो एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन सोशोलॉजी. इंटेलेक्चुअल जो भी वहाँ पे चल रहा था इन फ्रांस, उसका क्या इन्फ्लुएंस है वो ये सारी पुरानी वीडियोस हैं. ठीक है, आप लोग देखिएगा, ज़रूरी है. इससे ये प्रीवियस वीडियोस हैं इससे पहले की. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में. ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी. इससे पहले कोई खास स्ट्रगल नहीं हुआ था. फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहला है. ठीक है, अब क्या है, अब देखिए ये वाला ना, अब सोसाइटीज़ यहाँ की याद रखिएगा कि कैसे डार्क एज था, कैसे एनलाइटनमेंट एंड रेनेसांस के टाइम पे क्या रैशनैलिटी आई. अब रैशनैलिटी में क्या करेंगे, एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट आया. ठीक है, एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट आया. अब जब क्वेश्चनिंग माइंडसेट आएगा तो अपने अधिकारों की बात करेंगे. ये लोग बोलेंगे कि हमें फ्रीडम दो, हमें इक्वालिटी दो. जब मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ये वाले मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, जब मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तभी तो क्वेश्चनिंग माइंडसेट आएगा. मुझे पता तो चले भाई डार्क एज है, इससे पहले हमारा एक रोमन एम्पायर बहुत अच्छा था. ठीक है, तो जब मुझे पता चलेगा कि अत्याचार हो रहा है, मैं तभी तो अपने अधिकारों की मांग करूंगी. मुझे अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा. Put an end to the age of feudalism. फ्यूडलिज्म भी आपको मैंने डार्क एज के साथ पढ़ाया था. ठीक है, फ्यूडलिज्म बताया था. वो 3 स्टेट्स में ये ना बट रखे थे. सबसे ज़्यादा जो बुरी स्थिति थी वो पीजेंट्स की थी. अब फ्यूडलिज्म से सोसाइटी कहाँ पे चेंज होगी? अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या आएगा? कैपिटलिज्म आएगा. ठीक है, अशोर्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ सोसाइटी. न्यू ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, ये जो 3 स्टेट बट रखे थे, किंग की जो आर्बिट्रेरी पावर्स थी, क्लर्जी का जो दबदबा था, उन सबको अब नकारा जाएगा, उन सबको अब मना किया जाएगा. ये वाली जो भी अथॉरिटीज हैं, इन सबको हटाया जाएगा. ठीक है, फार रीचिंग चेंजेस नॉट ओनली इन फ्रेंच सोसाइटीज बट अदर सोसाइटीज. जैसे कि पूरे यूरोप में इसका फर्क आपको देखने को मिलता है. इटाली, स्पेन, पोर्तुगल एंड यही वाली कंट्रीज है जो बाद में क्या करती हैं? एडवेंचर करती हैं. एडवेंचर कैसा कि लैंड रूट के बजाय कहाँ से जाना है? अब सी रूट से जाना है ईस्टर्न सोसाइटीज़ में. क्योंकि अब क्वेश्चनिंग माइंडसेट आया, क्या धरती इतनी ही है? क्या जो हम देख रहे हैं वही है सच?
राइट। अब जब क्वेश्चनिंग माइंडसेट आएगा तो ये आपने कभी सुना होगा कि आइडिया कभी नहीं मरता, तो आइडिया दूसरी सोसाइटीज़ में भी यहाँ पे स्प्रेड हुआ, पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। इवन आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की सुविधा कहाँ से ली गई है, की वैल्यू कहाँ से ली गई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है, ठीक है, फ्रांस से ली गई है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वर्ड है प्रियम्बल में, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है? फ्रेंच सोसाइटी पहले 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। 3 स्टेट्स आप देखेंगे, सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? सोसाइटी, प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन, ये देखिए प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे बट गई है वर्टिकली, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटाज हो गई हैं ना इधर, मतलब लेयर्स हो गई हैं। फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट्स थे, जैसे 3 स्टेट्स का सिस्टम था स्ट्रैटिफिकेशन का। फर्स्ट स्टेट क्या थे? क्लर्जी, किंग, सबसे ऊंचा तो किंग ही था, ठीक है, फिर थे क्लर्जी। और किंग क्लर्जी को सबसे ऊंचा मानता था। जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था, वो जो उनके गुरु रहते थे, जो उनके कुल गुरु रहते थे, आचार्य रहते थे, उनकी बातें ज़्यादा मानते थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी था। ये भी 2 प्रकार के थे, एक थे हायर क्लर्जी, जो कार्डिनल, आर्क बिशॉप्स, बिशॉप्स ये वाले थे हायर क्लर्जी। इनकी बिल्कुल लग्जरियस लाइफ थी, वेस्टफुल एक्टिविटीज जैसे कि ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, अय्याशी सुना होगा आपने, राइट, वैसा जीवन था इनका। लोअर क्लर्जी ये प्रीस्ट थे बट ओवरवर्कड थे और उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं थी ये जितनी हायर क्लर्जी की थी। सेकेंड स्टेट कौन सा है इसमें? नोबिलिटी। अब नोबिलिटी में 2 प्रकार के नोबल्स होते थे, जैसे कि नोबल्स ऑफ सॉर्ड एंड नोबल्स ऑफ रोब। नोबल्स ऑफ सॉर्ड क्या रहते थे? ये बिग लैंडलॉर्ड्स रहते थे। बिग लैंडलॉर्ड्स एक्ट एज अ पैरासाइट की तरह एक्ट करते थे। एंड ये इन्हें पेपर पे क्या माना जाता था? पेपर पे माना जाता था कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल, बट इन रियलिटी ये जो पैरासाइट वाली बात हो रही है ना, ये इन रियलिटी है। रियलिटी में ये लोग पैरासाइट की तरह एक्ट करते थे। पैरासाइट मतलब पता है क्या होता है? जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो ये लोग खून चूसते थे, लिटरली पीजेंट्स का, ठीक है। नोबल्स ऑफ रोब क्या है? यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट एंड जजेस हैं, ये बहुत ही हायर पोजीशंस के थे उस टाइम पे, ठीक है। तो जो नोबिलिटी है ये लेड करते थे अ लाइफ ऑफ अ पैरासाइट मतलब दूसरों के रिसोर्सेज से अपनी लग्जरियस लाइफ चलाना, ठीक है। अर्स्टवाइल जमींदार्स इन इंडिया हम कंपेयर कर सकते हैं। आपने जमींदार्स देखे होंगे, बहुत पुरानी वाली मूवीज़ में होते थे, अब तो खैर नहीं बनती ऐसी मूवीज़, उनसे हम कंपेयर करते हैं इन्हें कि कैसे वो लोग अपने शहरों में, हवेलियों में रहते थे। बहुत सारी ज़मीन होती थी और वो दूसरों को कर्जा दिया करते थे, लूटा करते थे। थर्ड स्टेट क्या है? इसमें थे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, बैंकर्स। सबसे बुरी स्थिति थी किसकी? पीजेंट्स की। ये दिन रात काम करते थे, टैक्सेस भरते थे, एक्सप्लॉइटेड बाय अदर 2 स्टेट्स। अदर 2 स्टेट्स कौन कौन से? फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से ये लोग पीड़ित थे, शोषित थे, ठीक है। कंडीशंस जो है वो मर्चेंट की, बैंकर की, लॉयर की, मैन्युफैक्चरर्स की मच बेटर थी एज कंपेयर टू पीजेंट्स। जब हम पीजेंट से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा मच बेटर सिचुएशन, कंडीशन मिलेगी इन लोगों की, मर्चेंट, बैंकर, लॉयर, मैन्युफैक्चरर्स की। आई होप आपको ये वाले 3 स्टेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये वाले हम मेंशन करते हैं आंसर्स में, ठीक है।
इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये वाले 3 स्टेट्स को पढ़ना। नेक्स्ट, क्लर्जी एंड नोबिलिटी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी के बारे में आप देखेंगे कि ये सिर्फ 2% ऑफ पॉपुलेशन थी, 2% ऑफ पॉपुलेशन। एंड लैंड पता है इनके पे कितनी थी? 35% ही मान लीजिए ये इनकी पॉपुलेशन है और लैंड है इन पे इतनी सारी, तो एक सिंगल पे बहुत सारी होगी, ठीक है। वहीं अगर हम पीजेंट की स्थिति देखें तो 80% पॉपुलेशन थी इनकी। वही जैसे हम स्लमी एरियाज में देखें, हम मिडिल क्लास देखें, हम गरीब लोग देखें अपने भारत में, कितनी सारी वो है इसमें पॉपुलेशन है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज इन फ्यू हैंड्स, ठीक है। केंद्रीयकरण है वेल्थ का कुछ ही हाथों में। वैसे ही था, पीजेंट्स 80% पॉपुलेशन थी बट उनके पास लैंड देखिए कितनी सी है, 35%। अब इतने सारे लोग हैं और इतनी सी लैंड है, कैसे चलेगा? फिर है इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? लुई 16 आपने बहुत सुना होगा इन राजा के बारे में, फ्रांस के राजा बने थे। इनसे पहले 15 एंड 14 आ चुके थे, वो भी अपने अपने हिसाब से कुछ अच्छा बुरा काम करके गए। यहाँ पे मेन जो आपको आंसर में कोट करना है दैट इज लुई 16। ये वीक एंड इनइफेक्टिव किंग थे। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, वरना फ्रेंच रेवोल्यूशन है टफ। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही समझा रही हूँ, वो ज़्यादा नहीं। लुई 16 क्या थे? वीक एंड इनइफेक्टिव राजा थे। इनकी एक क्वीन थी जिनका नाम है मैरी एंटोनिएट, नोन फॉर हर एक्सपेंसिव हैबिट। बहुत ही ज़्यादा लग्जेरियस इनकी लाइफ थी, बहुत ही ज़्यादा लग्जेरियस इनकी हैबिट थी, एक्सपेंसिव हैबिट्स थी। ये जब लोग पूछते थे, गरीब लोग पूछते थे कि हमें इतने गरीब हैं, हमारे पास रोटी नहीं है खाने को, ये कहती हैं इफ़ यू डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक, क्योंकि शी वॉज ईटिंग केक एट दैट टाइम। कह रही है कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। मतलब इफ़ अ पर्सन डोंट हैव मनी टू बाय ब्रेड, केक खा पाएगा? राइट। और देखेंगे हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस। ये वाला आपको ना रेफर करना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो से। मैंने यहाँ पे मोंटेस्क्यू, लॉक, जॉन लॉक, ठीक है, वोल्टेयर एंड रूसो के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, इनकी बुक्स के नाम पढ़ाए हैं मैंने। तो आपको प्रीवियस वीडियो से पढ़ना पड़ेगा ये वाला, बिल्कुल इसी के पहले आई थिंक वाली वीडियो है, या तो डार्क एज एनलाइटनमेंट, हाँ एनलाइटनमेंट में आपको मिलेगा ही। जो एनलाइटनमेंट एंड रेनेसांस वाली वीडियो है ना, उसमें आपको ये वाली मिलेगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा? मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ, जैसे कि रैशनैलिटी, क्वेश्चनिंग माइंडसेट, मेरी राइटिंग वैसे तो बहुत अच्छी है पर आई एम न्यू टू दिस पेन, तो नहीं, तो अभी उतना नहीं हो पा रहा है। एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप होगा, ठीक है। राइट्स की बात होगी इधर, एंड गवर्नमेंट चूजन बाय पीपल, वो सरकार जो लोगों ने चुनी हो, डेमोक्रेसी की बात होगी। राइट्स में हम बात करें तो फ्रीडम की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी। देखिए ये वाले ना कीवर्ड्स है जो आपको अपने आंसर में कोट करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस वाले आंसर में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस, एंड क्वेश्चन पता है बहुत सारे तरीकों से पूछा जाता है, जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स है फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, and how the intellectual development in France or the intellectual development in Europe at that time has contributed to the emergence of sociology। ऐसे करके पूछा जाता है। तो मैं आपको इसीलिए सारा का सारा एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी आंसर आपसे छूटे नहीं, अच्छे से आपके पास क्या हो, कंटेंट हो लिखने के लिए। देखिए जब हमारे पास जब हमारे पास कंटेंट होता है ना, तब हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये आंसर कर सकता हूँ।
तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस वाली वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो में रेफ़र करनी पड़ेगी एंड बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, इनकी बुक्स के नाम पढ़ाए हैं, क्या क्या इन्होंने थ्योरीज दी हैं, अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, एंड इट्स इफेक्ट ऑन एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। अब कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी हो रहा है, ठीक है। वायलेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया, अब क्या हुई, हिंसा शुरू हो गई। अब जब रेवोल्यूशन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो किंग और उसके जो लोग थे उसके खिलाफ तो हिंसा करेंगे नहीं लोग। अब किंग भी अकेले तो बैठा नहीं है, उसके पास बहुत सारे मंत्री हैं, उसके पास बहुत सारे सैनिक हैं, तो लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम पे। अब जब वायलेंस हुआ सोसाइटी में, तो जितने भी स्कॉलर्स थे ना, वो थोड़े से जागृत हो गए, अरे ये क्या, सोसाइटी तो बदल रही है, सोसाइटी में तो लार्ज स्केल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लार्ज स्केल चेंजेस आ रहे हैं। अब इसका क्या करें। अब जब चेंजेस आएंगे, देखिए अब जब चेंज आएगा कोई, तो मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी ना, क्यों आया, कैसे आया, इफेक्ट क्या है, और अब क्या चेंज हो रहा है, आगे क्या चेंज होगा। बात समझ आई, मैं ऐसे पूछूंगी। तो यही तो है सोशोलॉजी, यही तो एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी है, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है, यही है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी, अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अब किंग को तो हटाया जा रहा है। अब किंग कौन बने, या फिर सरकार कैसी हो, किसकी सरकार हो, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी अब तो, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहां पे थी। ओल्ड इंस्टीट्यूशंस वीकेंड। अब यहाँ पे क्या है, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि क्लर्जी, किंग, फ्यूडल्स, अब ये क्या पड़ गए, ये पड़ गए कमजोर। न्यू सोशल क्लास यहाँ पे एमर्ज हो रही है। न्यू सोशल क्लास यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बात ध्यान दीजिएगा इधर, कैपिटलिस्ट, प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआइजी वगैरह ना, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जब आप कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे। जब आप कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे ना, तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा आगे। सोशल ये क्लासेस यहाँ पे इमर्ज होती हैं मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन आएगा, जैसे कि बैंकर्स, मर्चेंट्स, शिप ओनर्स, ठीक है। अब ये वाली सबकी ज़रूरत थी यहाँ पे, इसीलिए ये मिडिल क्लास अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि किंग तो हट गए। अब ये वाली मिडिल क्लास ऊपर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे सोसाइटी में। रेवोल्यूशन ने प्रमोट किया है क्या, इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम, डेमोक्रेसी। आपको बताया था कि कैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है एंड बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं, PYQs देखा करिए, ठीक है। स्कॉलर्स बिगिन स्टडिंग। अब यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप चेंज हो रही है, यहाँ पे सोसाइटी चेंज हो रही है, तो इसीलिए क्या है, अब यहाँ पे स्कॉलर्स क्या अब स्टार्ट कर रहे हैं सोसाइटी को पढ़ना। सोसाइटी को जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें नेचुरल साइंस, क्योंकि इससे पहले तो एस्टैब्लिश्ड थी कौन कौन सी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ये वाली चीज़ें पहले से एस्टैब्लिश्ड थी। क्या एस्टैब्लिश्ड नहीं थी, सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट मतलब वही सेपरेट ही डिसिप्लिन। अब इस वाले पे क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लीजिएगा PYQs। वैसे मैं आपको PYQs सॉल्व करवाऊंगी, मैं आपको आंसर राइटिंग भी करवाऊंगी, इसीलिए मैं कहती हूँ चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है।
तो अब देखिए, अब सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन यहाँ से स्टार्ट हुई, जब से स्कॉलर्स ने, सोशियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया क्या पढ़ना, सोसाइटी को, सोशल रिलेशनशिप्स को। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो रिलेशनशिप्स वहाँ पे चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हुई। सोशल कंट्रोल को पढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया। सोशल इंटीग्रेशन कैसा है, सोशल इंटीग्रेशन ना आपको याद आएगा कुछ डुर्खिम का। तो ये कुछ अर्ली सोशोलॉजिस्ट हैं, ये लोग अर्ली स्कॉलर्स हैं। ये डुर्खिम हो गए, ऑगस्टे कॉम्ट हो गए, ठीक है, ऑगस्टे कॉम्ट हो गए, स्पेंसर हो गए। ये वाला मैं सारा आपको पढ़ा चुकी हूँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस वाले में, कि कैसे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया सोशियोलॉजी के एक सेपरेट डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बनने में। So this was all for today. Let's make sociology simple and clear. And अगर आप सपोर्ट करेंगे तो I'll also support you to score you 300+. ठीक है, एंड बहुत ईजी है सोशियोलॉजी में, तो बहुत ईजी होता है। आप देखेंगे कि जो नॉन सोशियोलॉजी वाले बैकग्राउंड से जो टॉपर्स हैं वो लोग भी क्या स्कोर करते हैं, 300+ स्कोर करते हैं। और मैं वही कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियोस दे रही हूँ ताकि आपको एक वाला अच्छे से समझ आए। ये नहीं कि एक ही वीडियो में सब कुछ भर दिया और 2 लाइन इसके बारे में, 2 लाइन इसके बारे में, 2 लाइन, ऐसा मुझसे काम नहीं होता। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। I'll meet you in the next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।